नमस्कार प्यारे छात्रों। आज हम आपको बताएंगे विज्ञान विषय जिसका चैप्टर नंबर पहला। और इस प्रश्न में जो अब परीक्षा में आने वाले जो प्रश्न हैं वो कौन कौन से बहुत ही अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूरा आपको एक ही वीडियो में बता दिया जाएगा। ध्यान रखना, अब आपकी परीक्षा काफ़ी नज़दीक आ चुकी है। तो लास्ट टाइम में हम क्या क्या पढ़े ताकि हमारा टाइम भी बचे और परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट प्रश्न भी रहे। तो आज हम आपको बताएंगे कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न जो आपका विज्ञान विषय का पहले वाला पाठ है जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, जो उससे संबंधित रहेंगे। यहाँ पे आपको सबसे पहला प्रश्न जो दे रखा है वो दे रखा है बहुविकल्पीय प्रश्न, जिसमें पहले प्रश्न में Fe2O3 प्लस 2Al मतलब एल्यूमिनियम से अभिक्रिया करा रखी है और इसमें जो बना है वो बना है एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3 और प्लस में 2Fe। और इसमें पूछा है ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है। ध्यान रखना, ये प्रश्न बहुत ही अधिक इम्पोर्टेंट है। वैसे यहाँ पे आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं: संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया और विस्थापन अभिक्रिया। आपको इस अभिक्रिया को देख के पता लगाना है कि ये किस प्रकार की अभिक्रिया होगी। ध्यान रखना, जैसे ही आप इस प्रश्न को अगर अच्छे से आपको पता है तो ये अभिक्रिया आपके प्रश्न में किसी दूसरे प्रश्न में भी काम आ सकती है। यहाँ पे आपको प्रश्न में दिख रहा होगा कि जो Fe है आयरन, जैसे ही उत्पाद में जब कुछ बना तो यहाँ से Fe हट गया। किसके साथ था पहले? तो ऑक्सीजन के साथ। अब जैसे ही अगर Fe हट गया तो Fe की जगह पे ऑक्सीजन के साथ उत्पाद में कौन जुड़ गया? यहाँ पे आपके पास एल्यूमिनियम जुड़ गया। तो अगर Fe का विस्थापन हुआ है तो ध्यान रखना यहाँ पे हमारे ऑप्शन नंबर कौन सा सही रहेगा? तो चौथा वाला ऑप्शन हमारे क्या रहेगा? सही। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या रहेगा? विस्थापन अभिक्रिया, क्योंकि यहाँ पे आयरन का विस्थापन हो चुका है। ध्यान रखना, आयरन का विस्थापन क्यों हुआ है? क्योंकि यह कम क्रियाशील तत्व है, जबकि एल्यूमिनियम क्या है? अधिक क्रियाशील तत्व है। तो आप अच्छे से इस प्रश्न को पढ़ लेवे। इसके बाद बताते हैं दूसरा वाला प्रश्न। दूसरा प्रश्न है लोहे चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने पर क्या होता है? यानी कि इन चार ऑप्शन में से क्या क्या बनेगा? सही उत्तर बताना है आपको। तो ध्यान रखना, जो लोहा चूर्ण होता है, तो जब लोहे की अभिक्रिया, जब अब लोहा क्या है? एक धातु, और जब धातु की अभिक्रिया अगर अमल से करा दे तो आपको ये तो पता ही होगा कि हाइड्रोजन गैस तो बनती ही बनती है। तो जैसे ही आपको ऑप्शन में दिख रहा होगा कि पहले ही ऑप्शन में हाइड्रोजन गैस है, तो ध्यान रखना हमारा इस प्रश्न का सही उत्तर पहला ही ऑप्शन रहेगा, ए वाला ऑप्शन। ठीक है, तो यहाँ पे इस अभिक्रिया में क्या क्या बनेगा? हाइड्रोजन गैस बनेगी और आयरन क्लोराइड बनेगा। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन कौन सा रहेगा? पहला वाला। अब बताते हैं आपको अगला प्रश्न। अगला प्रश्न अति लघुतरात्मीय प्रश्न है, ठीक है, जिसका पहला वाला प्रश्न, ध्यान रखना, आपको बताया वही प्रश्न जा रहे हैं जो परीक्षा में आ सकता है और जिनका आने का बहुत ही अधिक चांस है, क्योंकि यही वो प्रश्न है जो सबसे अधिक बार वो बार बार रिपीट करके पूछता है। पहला प्रश्न है वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है? तो आपको ये पता भी होना चाहिए कि भाई साफ क्यों करते हैं। ठीक है, अशुद्धि हटाने के लिए। अब अशुद्धि होती किसकी है मैग्नीशियम रिबन पर? तो वो इसका उत्तर है, दे रखा है मैग्नीशियम रिबन की सतह पर उपस्थित मैग्नीशियम ऑक्साइड की सतह को साफ करने के लिए सतह से पहले इसे रेगमाल से रगड़कर साफ किया जाता है, क्योंकि यहाँ पे इसमें क्या है कि मैग्नीशियम ऑक्साइड इस पर क्या होता है? जमा होता है। ठीक है, तो आप इस प्रश्न को, आपके पाठ्य पुस्तक का ही प्रश्न है, तो अच्छे से इसको पढ़ ले हुए। इसके बाद बताते हैं आपको अगला वाला प्रश्न।
अगला प्रश्न है, लोहे की वस्तुओं को हम पेंट क्यों करते हैं? वैसे तो आप नॉर्मली जानते हो कि जंग से बचाने के लिए ही तो हम पेंट करते हैं। तो यहाँ पे आपका अब परीक्षा में उत्तर किस प्रकार से देना है आपको। तो यहाँ पे आपको उत्तर बताना है कि लोहे की वस्तुओं पर पेंट करने से उसकी अभिक्रिया वायु में उपस्थित नमी व ऑक्सीजन से नहीं हो पाती तथा वह जंग लगने से बच जाती है। तो आपको इस तरह से उत्तर लिखना है ताकि अपने के अच्छे से अच्छे अंक अधिक से अधिक मिल सके। इसके बाद आपको बताते हैं अगला तीसरा प्रश्न, तेल एवं वसा युक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रवाहित क्यों किया जाता है? तो इसका उत्तर है, तेल एवं वसा युक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रवाहित किया जाता है। क्यों? क्योंकि ऐसा करने से ये खाद्य पदार्थ वायु में उपस्थित ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ऑक्सीकृत नहीं होते। इस प्रकार खाद्य पदार्थ को लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है। तो ध्यान रखना, नाइट्रोजन गैस, इसी कारण इनको क्या होता है, प्रवाहित किया जाता है। वैसे अगला प्रश्न है लघुत्तरात्मीय प्रश्न, जिसमें पहला प्रश्न दे रखा है, ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी अभिक्रिया का क्या अर्थ है? उदाहरण दीजिए। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया आपको वैसे तो पता है, ऐसी अभिक्रिया होती है जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। अगर आप वो परिभाषा आपको याद नहीं है तो यहाँ पे जो परिभाषा दे रखी है वो भी आप याद रख सकते हो। जिन रासायनिक अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ, जैसे ही उत्पाद बनता है ना अभिक्रिया होने के बाद, तो निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, उन्हें हम क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। इसका एक उदाहरण भी आपको सही से याद रखना है। तो दे रखा है CH4, ये क्या होता है, मेथेन, और इसकी अभिक्रिया ऑक्सीजन गैस से कराने पर क्या क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, और जल किस अवस्था में बनता है, भाप वाली अवस्था में बनता है, और इसमें से क्या निकलती है, ऊष्मा। तो यहाँ पे अगर हमने प्लस लगा के अगर ऊष्मा लिखी ना, तो इसका मतलब है कि ये अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। तो आप ध्यान रखना कि जब भी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया अगर वो पूछे तो लास्ट में उत्पाद के साथ में प्लस ऊष्मा जरूर लिखना, ठीक है। अब इसके बाद आपको बताते हैं ऊष्माशोषी अभिक्रिया किसे कहते हैं। ऊष्माशोषी अभिक्रिया जिन रासायनिक अभिक्रियाओं में ऊर्जा अवशोषित होती है, यानी कि हम कह सकते हैं कि जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऊर्जा का अवशोषण होता है उन्हें हम क्या कहते हैं, तो उन्हें हम ऊष्माशोषी अभिक्रिया करते हैं। इसका एक सीधा सा उदाहरण है ये, तो आप अच्छे से याद कर ले इसको। तो यहाँ पे दे रखा है N2+O2, यानी कि नाइट्रोजन गैस की अभिक्रिया जब ऑक्सीजन गैस से कराई जाती है तो क्या बनता है, NO, यानी कि 2NO, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक बात ध्यान रखना कि अगर ऊष्माशोषी अभिक्रिया है ना, तो उत्पाद के साथ में माइनस ऊष्मा लिखना है, ठीक है, ये मत भूल जाना आप, ठीक है। चलो अब आपको बताते हैं अगला प्रश्न। वैसे ध्यान रखना ऊष्माशोषी अभिक्रिया, आपको ध्यान रखना है कि ऊष्माशोषी अभिक्रिया बहुत ही इम्पोर्टेंट अभिक्रिया है, तो आप इसको तो अच्छे से याद ही कर लें। अब बताते हैं आपको अगला प्रश्न। अगला दूसरा प्रश्न है, निम्न की परिभाषा तथा उदाहरण भी दीजिए। तो संचारण और विकृत गंधिता, ये दोनों टॉपिक है, तो ध्यान रखना दोनों टॉपिक में से एक टॉपिक पे वो जरूर प्रश्न पूछेगा, इनमें से एक किसी को भी नहीं छोड़ेगा वो। तो ध्यान रखना आप दोनों टॉपिक अच्छे से पढ़ के जाना, क्योंकि एक प्रश्न जरूर पूछने वाला है। तो हम आपको बताते हैं संचारण के बारे में। तो जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है तब यह संचारित होती है, और इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, संचारण कहते हैं। जैसे इसके एग्जाम्पल भी है, आप एग्जाम्पल भी याद रखें कि चांदी के ऊपर तो काली परत चढ़ती है, जबकि तांबे के ऊपर हरी परत का चढ़ना ये किसके कारण होता है, संचारण के कारण, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से याद कर ले, इसके एग्जाम्पल दोनों भी आपको याद करने,
ठीक है। इसके बाद में अगला टॉपिक बताते हैं आपको विकृत गंधीता का। अब विकृत गंधीता के बारे में आपको अच्छे से याद रखना है। जब वसा और तेल तथा उनमें बनाए गए खाद्य पदार्थ वायु की ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्सीकृत हो जाते हैं तो उनमें एक विशेष गंध आने लगती है तथा उनका स्वाद भी क्या हो जाता है, खराब हो जाता है। इस प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं, विकृत गंधीता कहते हैं। ठीक है, एक विशेष गंध आने लग जाती है उनमें और उनका स्वाद क्या हो जाता है, खराब हो जाता है। इसका एग्जाम्पल हम ले सकते हैं अचार व मुरब्बों का खुली वायु में रखने पर खराब हो जाना। ठीक है, वैसे तो आप और भी एक एग्जाम्पल याद रखना कि जो चिप्स की थैलियाँ होती है उनमें भी कौन सी गैस भरी जाती है, नाइट्रोजन गैस, क्योंकि उनमें भी ऐसा ही होता है उनको खुला छोड़ने पर। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है दीर्घ लघुत्रात्मक प्रश्न है, जिसका पहला प्रश्न है रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो आपको वैसे तो पता होगा कि किसी भी पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन का होना क्या कहलाता है, रासायनिक अभिक्रिया। यह कितने प्रकार की होती है और प्रत्येक को उदाहरण देकर समझाइए। तो आपको सबसे पहले तो रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं इसकी परिभाषा याद रखना। आप चाहे तो ये परिभाषा भी आप याद रख सकते हो। जब एक या एक से अधिक पदार्थ परस्पर अभिक्रिया करके नए पदार्थ बनाते हैं तो ऐसी अभिक्रिया को क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। इसके बाद में आपको अब बताते हैं रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है। तो अब यहाँ पे आपको रासायनिक अभिक्रिया जब अपन दर्शाते हैं तो उसमें ध्यान रखना दो चीजें होती है, एक होता है अभिकारक, एक होता है उत्पाद। परीक्षा में यह भी पूछता है कि अभिकारक किसे कहते हैं, तो ध्यान रखना अभिक्रिया करने वाले या फिर अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को हम क्या कहते हैं, अभिकारक। जबकि अभिक्रिया के पश्चात यानी कि अंत में बनने वाला जो पदार्थ होते हैं, बनने वाले पदार्थ, उनको हम क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। क्या कहते हैं, उनको उत्पाद कहते हैं। अब हम रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार के बारे में बताते हैं। ठीक है, तो पहला प्रकार है संयोजन अभिक्रिया। आपको याद होगा संयोजन अभिक्रिया तो किसे कहते हैं। अगर सिंपल तरीके से देखे जाए तो दो पदार्थ जब मिलकर एक पदार्थ बनाते हैं तो उसे ही कहते हैं वैसे संयोजन अभिक्रिया। अगर यह परिभाषा आप याद रखें तो ये भी याद रख सकते हो कि संयोजन अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें दो या दो से अधिक प्रकार के पदार्थों के अणु परस्पर जुड़कर केवल एक ही प्रकार के पदार्थ के अणु बनाते हैं। यहाँ पे जो अभिक्रिया दे रखी है इसके अलावा भी आप बहुत सारी और भी सिंपल अभिक्रियाएं वो भी आप याद रख सकते हो। जैसे C+O2 क्या बनता है, CO2। ठीक है, जब कार्बन को जलाया जाता है तो क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। यहाँ पे ये एग्जाम्पल भी सिंपल है, आप इसको भी याद कर सकते हो कि सोडियम की अभिक्रिया जब क्लोरीन गैस से कराई जाती है तो क्या बनता है, यहाँ पे नमक यानी कि सोडियम क्लोराइड बनता है। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया जब भी लिखे तो उसको संतुलित करना मत भूलना। यहाँ पे रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार में ये तो हो गया अपने पहला प्रकार। वैसे तो ध्यान रखना ये 5 प्रकार की होती है और 5 ही प्रकार बताते हैं हम। अगला दूसरा प्रकार कौन सा है वो देखो। अगला दूसरा प्रकार है वियोजन अभिक्रिया, तीसरा है विस्थापन अभिक्रिया, चौथा है द्विविस्थापन अभिक्रिया और पांचवा है रेडॉक्स अभिक्रिया। आपको बता दें कि वियोजन अभिक्रिया होता है ना, इसमें ऐसी अभिक्रिया होती है जिसमें एक पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है। ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया के वैसे 3 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं, 3 प्रकार। वियोजन अभिक्रिया को हम अपघटन अभिक्रिया भी कहते हैं। 3 कौन कौन से होते हैं, विद्युत अपघटन होता है, उसमें अपघटन होता है और प्रकाशीय अपघटन होता है। तो ये 3 प्रकार की होती है। आगे तीसरी परिभाषा है विस्थापन अभिक्रिया। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को विस्थापन कर देता है।
ठीक है। बाकी चौथी परिभाषा है द्विविस्थापन अभिक्रिया, तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है उसे हम क्या कहते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया। बाकी बची है पांचवी अभिक्रिया रेडॉक्स अभिक्रिया। तो ध्यान रखना, ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों साथ साथ होती है ना अभिक्रिया, उसे ही हम क्या कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। अगर ये सभी पर्सन ऐसे पर्सन है जो जहां तक 100% हम कह सकते हैं कि यही इन्हीं में से वो पर्सन बनाएगा। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।